हेलो। आज हम फिर से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यूनिट 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इकोलॉजिकल मॉडलिंग द टर्म होम्योरेसिस रेफर्स टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम, cyclical oscillation, maintenance of a dynamic trajectory and resistance to succession। एक्चुअल में जो हमारा होम्योरेसिस है, ये प्रॉब्लम है किस चीज़ की? ये प्रोसेस है वेयर अ बायोलॉजिकल सिस्टम पर्टिकुलरली डेवलपमेंट मेंटेन्स अ ट्रेजेक्ट्री टू फ्लो रैदर देन रिटर्निंग टू अ स्पेसिफिक इनिशियल स्टेज। मीन्स ये मेंटेन कर रहा है एक फ्लो को, एक फिक्स हम उसमें स्टेट्स में वापस नहीं आ रहे हैं, है ना। एंड ए सिस्टम्स टेंडेंसी टू रिटर्न टू अ डायनामिक ट्रेजेक्ट्री और फ्लो रैदर देन टू अ फिक्स स्टेट, जहाँ ये थोड़ी सी डिफ़र करती है होम्योस्टैसिस से, जहाँ हमारे पास क्या होता है, ये रिटर्न करता है किसी कांस्टेंट स्टेट को। यहाँ हमारे पास कोई कांस्टेंट स्टेट को नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर डायनामिक ट्रेजेक्ट्री को ये मेंटेन करता है। इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दिस मेंटेनेंस ऑफ अ डायनामिक ट्रेजेक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which process leads to the transformation of a organic carbon into a stable humic substances in soil? Mineralization, nutrification, humification and denitrification। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ह्यूमिफिकेशन। क्वेश्चन क्या था? विच प्रोसेस लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इनटू ह्यूमिक सब्सटेंसेस। तो उसका सीधा सीधा ऑप्शन आंसर है ह्यूमिफिकेशन, टर्न्स करता है उसको। थर्ड क्वेश्चन है इन एन एटमॉस्फेरिक कार्बन बजट द लार्जेस्ट फ्लक्स ऑफ CO2 इज एसोसिएटेड विद ओशन एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, फॉसिल फ्यूल कंबशन में और वॉल्केनिक एक्टिविटी में। तो इसको पहले थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं कि एक्चुअल में कितनी फ्लक्स ज़रूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। ठीक, तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू 120 फ्लक्स यानी GTC पर ईयर। रेस्पिरेशन में हमारा 119 GTC पर ईयर। व्हेन इट कम्स टू द थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ योर ocean atmospheric exchange, it is very much similar to 190। fossil fuel combustion में हमारा होता है 9 to 10 and whereas this large use change में हमारा deforestation में very much similar to 1 to 2। तो अगर हम इससे देखें तो हमारे पास सीधे सीधे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोसेस में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस को मिला के हमारे पास सबसे ज़्यादा इनफ्लक्स, लार्जेस्ट फ्लक्स जो होता है वो एसोसिएट होता है किससे? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से मिलके। उसके बाद ये थोड़ा कम होता है, ये और कम होता है। ठीक, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्नओवर टाइम ऑफ एन एलिमेंट इन अ रिजर्वर इज कैलकुलेटेड बाय। तो नॉर्मली हम जो टर्नओवर टाइम कैलकुलेट करते हैं किसी भी रिजर्वेयर का, वो देखते हैं कि कितना स्टॉक है, ठीक है, और उसमें कितना उसका फ्लक्स है। तो स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट कितनी है रिजर्वेयर में, ठीक, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम रेट ऑफ इनपुट से। और जहाँ हम सपोज करके चल रहे हैं, और रेट ऑफ इनपुट और रेट ऑफ आउटपुट, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दिस स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लक्स। ठीक, यही हमने लिखा है कि टर्नओवर टाइम, इसका मतलब क्या हो गया कि हाउ लॉन्ग एन एवरेज एन एलिमेंट स्टेज इन अ रिजर्वायर बिफोर बीइंग रिप्लेस होने से पहले कितने टाइम तक कोई एलिमेंट रिजर्वायर में रहता है। और हम ये मान के चल रहे हैं स्टेडी स्टेट है, तभी हमने लिखा है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनपुट और आउटपुट। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट्रीवोर्स प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू विच इकोसिस्टम प्रोसेस। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी एनर्जी फिक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग।
तो हमारे जो एक्चुअल में डेट्रीवोर्स हैं वो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में यूज़ होते हैं। ठीक, एक्चुअल में थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, कि ये ऑर्गेनिज्म हैं दैट फीड करते हैं किस पे, ऑर्गेनिक मैटर्स पे। कौन कौन से, जैसे अर्थवॉर्म्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, फंजाई हो गई, वुड लाइस हो गई, मिलीपीड्स हो गए। ठीक, तो ये किस में यूज़ हो रहे हैं, डिकम्पोजिशन में और न्यूट्रिशन साइकिल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया आंसर नंबर डी। तो आंसर नंबर डी का मतलब हो गया न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी कंट्रोल ऑन द रेट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज। तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ना वो अभी ये सिमिलर है ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला आंसर है, पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, रेनफॉल, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ एंड लिटर इनपुट रेट। तो अभी हमने देखा कि जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होती है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़, जो इस पे कंट्रोल होता है वो किसका होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ का। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं उसमें वार्म टेम्परेचर एंड हाई जो ह्यूमिडिटी होती है, इट क्रिएट्स आइडियल कंडीशन फॉर रैपिड डिकम्पोजिशन ऑफ बाई माइक्रोब्स एंड डेट्रीवोर्स। दिस फास्ट डिकम्पोजिशन क्विकली रिलीजेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द सॉइल। ठीक, उसके बाद इन एनर्जी फ्लोज मॉडल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एनर्जी फ्लो मॉडल्स एसिमिलेशन एफिशिएंसी रेफर्स टू एनर्जी लॉस्ट एज हीट, परसेंटेज ऑफ ingested foods that is assimilated, net production efficiency and transfer from producer to herbivores। एक्चुअल में जो हमारी एसिमिलेशन एनर्जी होती है ना उसको हम क्या कह रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्ब्ड और एसिमिलेटेड इनटू अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रादर देन लॉस्ट एज अ वेस्ट। मीन्स हम इसको क्या कह रहे हैं, द परसेंटेज ऑफ कंज्यूम फूड एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, सीधे सीधे अब देखो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो हमारी एसिमिलेशन, सॉरी दिस इज शुड नॉट बी एनर्जी, दिस शुड बी एफिशिएंसी, विल बी इक्वल्स टू एसिमिलेटेड एनर्जी बाई इंजेस्टेड एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस क्योंकि हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या आंसर हो गया, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो एसिमिलेशन एफिशिएंसी है वो रेफर करती है किसको, परसेंटेज ऑफ द इंजेस्टेड फूड दैट इज एसिमिलेटेड, एसिमिलेटेड मतलब एब्जॉर्ब्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट ट्रॉपिक एफिशिएंसी इन जनरल इकोसिस्टम। ठीक, अब देखो इसका सीधा सीधा आंसर है प्रोड्यूसर। ठीक, तो जो प्राइमरी जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास सीधे सीधे दे हैव हायर ट्रॉपिकल लेवल एफिशिएंसी, बट इन टर्म्स ऑफ एसिमिलेशन एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी उस केस में हमारा कार्निवोर्स में सबसे ज़्यादा होती है। तो नो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेस बाय लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस में क्या फॉर्मेट होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी नाइट्रेट। इसकी थोड़ा सा इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक, जब लाइटनिंग होती है तो वो क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स द एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स इन नाइट्रोजन गैस। ठीक, फिर नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट विल प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑल्सो। ठीक, एंड देन these नाइट्रोजन ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म अ नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद वो नाइट्रिक एसिड जब डी एसोशिएट होती है वाटर के साथ तो वो रिलीज करती है क्या, नाइट्रेट आयन। तो आंसर वाज नाइट्रेट आयन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन। दोबारा से बता रहे, द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस अंडर एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड, इसका आंसर शुड बी डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोडक्शन प्रिंसिपल सजेस्ट दैट द इकोसिस्टम्स इवॉल्व टूवर्ड्स।
तो एक्चुअल में जो हमारा इकोसिस्टम है इट इवॉल्व्स टूवर्ड्स मैक्सिमम डेसिपेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द CN रेशियो इन डिकम्पोजिंग मटीरियल इफेक्ट्स. अभी हमने देखा था कि इट विल सिंपली हेल्प डिकम्पोजिशन एंड देखो फर्स्ट आंसर ऑप्शन इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन रेट एंड न्यूट्रिएंट रिलीज एंड अल्बिडो. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि the rate of decomposition and the nutrient mineralization in immobilization in soil, the ratio of carbon and नाइट्रोजन. इस सिंपली क्या शो कर रहा है, रेशियो ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन. अगर हमारे पास हाई कार्बन नाइट्रोजन का वो है, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन हमारे पास ज़्यादा हो गई, लेस हो गई नाइट्रोजन. अगर हमारे पास नाइट्रोजन लो का CN रेशियो का मतलब जैसे ग्रीन लीव्स में या मेनोर्स में हमारे पास क्या होता है, लो कार्बन टू N रेशियो होता है. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ज़्यादा नाइट्रोजन है और लेस हमारे पास क्या है, ठीक, नाइट्रोजन है. इसका मतलब क्या हो गया, तो करेक्ट आंसर विल बी डिकम्पोजिशन रेट. ठीक है, इट विल इफेक्ट्स योर डिकम्पोजिशन रेट एंड न्यूट्रिएंट्स रिलीज. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज टू असेस ट्रॉपिकल स्टेटस इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. इनमें से कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो असेस करता है ट्रॉपिकल स्टेटस को. पहला ऑप्शन है टर्बिडिटी, रेडॉक्स पोटेंशियल, सैची, डेप्थ एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ये चारों ही इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. इसके अलावा भी कुछ इंडिकेटर हैं, वो इंडिकेटर हैं हमारे पास क्लोरोफिल ए, टोटल फॉस्फोरस, सैची डेप्थ, टोटल नाइट्रोजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन. ये सारे इंडिकेटर हैं जो डिफाइन करते हैं किसी सिस्टम को. ठीक. Next question is redox potential in soil influences the availability of phosphorus and potassium, iron and manganese, calcium and sodium and silicon and aluminium. तो जो redox potential है वो basically influence करता है किसकी अवेलेबिलिटी को, आयरन एंड मैग्नीज की. ठीक. क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो redox potential है it is a measure of soil's tendency to accept or donate electrons during chemical reactions जब हमारी होती हैं, especially those involves oxidation and reduction. ठीक. तो ये soil की tendency है to accept or donate electrons. ठीक. और actual में it influences the availability of nutrients like nitrogen, iron, manganese and phosphorus. So the correct answer will be option number B, that is iron and manganese. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. फर्स्ट वन इज फंक्शनल रिडंडेंसी, नेक्स्ट ऑप्शन इज नीज कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंटारिटी एंड जेनेटिक बॉटलनेक एंड रेजिलियंस. तो एज यू नो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, नीश और रेजिलियंस ये तीनों फैक्टर किसके फंक्शन है, ये फंक्शन है बायोडाइवर्सिटी के. ठीक. तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जो इसमें से ऑड है, ऑड वन है, दैट इज जेनेटिक बॉटलनेक. तो उसको करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक ओपननेस इन इकोसिस्टम इम्प्लाइज. एक्चुअल में जहाँ हमारे पास कोई भी सिस्टम, इकोसिस्टम अगर वो ओपन है तो इट सिंपली मीन्स इट अलाउज एनर्जी और मैटर टू एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स. ठीक. अगर कोई ओपन सिस्टम है इसका मतलब है एनर्जी का ट्रांसफ़र या मैटर का ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल. ठीक. तो इसका मतलब दे आर क्लोज टू मैटर एंड एनर्जी. ये ऑप्शन गलत. ओनली एनर्जी एक्सचेंज, नो. एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग्स हैपन्स. यानी जब हमारे पास एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ, बाहर की सराउंडिंग्स के साथ, तो उस केस को हम क्या कह रहे हैं, थर्मोडाइनमिक ओपननेस. तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ये क्या कह रहा है, थर्मोडाइनमिक ओपननेस इम्प्लाइज इकोसिस्टम आर open system that exchange energy and matter with their surroundings. Next question is which one of the geochemical cycle is primarily driven by geological uplift and weathering.
ठीक है, इनको हमने अलग से, ये साइकिल को हमने 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करा है, आप चाहें तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर विल बी फॉस्फोरस साइकिल। ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is, in ecological succession, the species that first colonize disturbed environment are termed as। ऐसी स्पीसीज जो सबसे पहले कॉलोनाइज होगी, ठीक, उसको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। ठीक, क्योंकि ये वो स्पीसीज होती हैं जिसको बहुत कम न्यूट्रिएंट्स में भी सर्वाइव कर जाती हैं। क्यों? देखो, ये अगर कोई भी बैरन या डिस्टर्ब इन्वायरमेंट है तो उसमें सबसे पहले जो अपेयर होते हैं उनको बोलते हैं पाइनियर स्पीसीज। ठीक, वो किसी भी हार्श, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट और अनस्टेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेती हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि वो स्पीसीज जो सबसे पहले कॉलोनाइज होंगी, दैट विल बी योर पाइनियर स्पीसीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ट्रेट्स इन कम्युनिटी इकोलॉजी इज used to identify species richness, explain evolutionary relationship, understand ecological roles irrespective of taxonomy, quantify a genetic variation। ठीक, तो फंक्शनल ट्रेट्स जो होती हैं, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल characteristics of species that affects their fitness through growth, reproduction and survival and determines ecosystem functioning। means ये है क्या? it is used to understand। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो फंक्शनल ट्रेड्स हैं, दे आर यूज टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल रोल्स irrespective of taxonomy। so the correct answer will be option number C। and the last question of today is, the process of an ecosystem recovering from a disturbance without external input। अगर किसी प्रोसेस में, ये क्या कह रहा है कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ, अगर कोई इकोसिस्टम रिकवर हो रही है बिना किसी एक्सटर्नल इनपुट के, तो उसको हम सीधे सीधे बोलते हैं पैसिव रिस्टोरेशन, क्योंकि यहाँ हमको कोई एफर्ट, एक्सटर्नल एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है। सिंपल बेसिक तरीके से आप अपने आप ही कोई इकोसिस्टम रिकवर कर रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं पैसिव रिस्टोरेशन। तो उसको, इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1।